Assalamualaikum. Good morning. Good morning, everybody. Welcome to Geo Pakistan with Humayun Abdullah. I hope everybody is safe. Whoever is watching us. क्योंकि लाहौर में आपको पता है लाहौर और गिरतुनवा में ज़लज़ला भी आया था कल, सो उसके बायस भी थोड़ी सी पैनिक सूरत हाल हो गई थी। और एक ज़रा कम नौयत का बलूचिस्तान में अलहदा एक ज़लज़ला भी आया था। और तूफ़ान की आमद तो है ही, उसकी खबरें भी इतनी दिन रात लोग सुन रहे हैं, तो फितरी बात है कि लोग परेशान हों या पैनिक करें या घबराएं, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि घबराने की उतनी बात नहीं है। ऑल्दो बाज़ इलाके ऐसे हैं, पर्टिकुलरली बदीन के साहिली इलाके और सजावल के इलाके, सजावल की जो साहिली पट्टी है और केटी बंदर वगैरह, इनको अभी भी शदीद ख़तरात लाहक हैं, लेकिन यहाँ से लोगों को निकाल लिया गया है, उनका इनखला मुकम्मल हो गया है। कराची को आज सच जो थोड़ा बहुत हाई लेवल ख़तरा था वो भी अब टल गया है। सो कराची इस अल्हम्दुलिल्लाह सेफ। तूफ़ान कराची के करीब आते हुए डाइवर्ट होकर अपनी जगह, अपना रास्ता बदल चुका है। कल भी हम आपको बता रहे थे कि वो थोड़ी सी डाइवर्जन होगी। ऑब्वियसली अब इतना बड़ा साइक्लोन आ रहा है, इतना बड़ा तूफान आ रहा है, तो उसके इर्द गिर्द इफेक्ट्स तो होते ही हैं, लेकिन डायरेक्ट हिट बिल्कुल नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पता है कि कराची इटसेल्फ में भी बड़ी इवैक्यूएशंस हुई हैं। कल पूरी एक लिस्ट आई हुई थी जो कि सी व्यू एरिया से, जो वहाँ घर बने हुए हैं, वहाँ से इवैक्यूएशंस हुई हैं। और जहाँ सी व्यू अपार्टमेंट्स जी, सी व्यू अपार्टमेंट्स इतनी मखदूश हो चुकी हैं इस वजह से, शायद इसीलिए, क्योंकि वो तो एज इट इज़ पता नहीं उनको भी वैसे दैट इज़ अनदर थिंग जिस पे काम होना चाहिए कराची में, क्योंकि वो बहुत बुरी हालात में हैं और उनमें लोग रह रहे हैं, तो उनको ज़रा दोबारा से रीस्ट्रक्चर रिफर्बिश करने की बहुत ज़रूरत है, तो उनको इवैक्यूएट किया गया था। अदरवाइज ये वो मौका है जब आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि सोशल मीडिया जितनी भी आपको खबरें दे रहा है ना, 90% उसमें से गलत है। जैसा कि कल मुझे फ़ोन किया एग्जैजरेटेड कल मुझे फ़ोन किया कितने रिश्तेदार लाहौर में बैठे हुए, भाई कराची के साउथ के तमाम इलाके जिसमें क्लिफ्टन, DHA अपार्टमेंट सब खाली करा लें, खाली करा रहे हैं, आप लोग कहाँ जाएंगे? हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ना ऐसा कोई इरादा है, ना ऐसी कोई वार्निंग है। And then there is a thing called voluntary evacuation। अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर that's another story, लेकिन वो ज़बरदस्ती जो इवैक्यूएट करवा रहे हैं और फिर उन्होंने मुझे वीडियोस भेजी जिसमें बाकायदा यूट्यूबर्स ने ये वीडियोस बनाई हुई हैं कि कराची के तमाम इलाके खाली करा लिए गए हैं। अब इस्लामाबाद, पिंडी, मंडी, बहाउद्दीन, लाहौर में बैठा हुआ बंदा, उसे क्या पता, वो तो यही समझेगा कि ऐसा हुआ है, कि इलाके खाली करा लिए गए हैं। दैट्स हाउ दे स्प्रेड प्रोपेगेंडा एंड दैट्स हाउ ये फेक न्यूज़ का बाजार गर्म होता है। सिर्फ किस लिए? पैनिक फैलती है जब, तो लोग केओस में देखते हैं ये चीज़ें और इसके नतीजे में इनको व्यूज़ और मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये साइक्लोन समझने के लिए, इस मामले को ना, ये फेक न्यूज़ के कारोबार को समझने के लिए ये साइक्लोन की खबरें काफ़ी हैं। इसी तरह जब, क्योंकि इससे पहले जब हम आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करते थे कि जितनी सियासी खबरें आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, इसमें से 90% गलत हैं, आप लोग नहीं मानते। नहीं, बहुत से लोग मानते भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जिन्होंने नहीं मानना उन्होंने नहीं मानना, एंड देन दे आर द वंस हु मेक दिस न्यूज़, तो लिहाजा उनका तो कारोबार है, वो क्यों किसी को मनवाएंगे। बट प्लीज़ थोड़ा सा अपनी सेंस भी यूज़ किया करें, थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें विद इन द न्यूज़ एज वेल कि क्या सही है क्या नहीं। लेकिन ऑल इन ऑल सो फार सो गुड हम कहेंगे, बिकॉज अभी अगर सिर्फ कराची की बात हो, लेकिन अभी सजावल के लिए दोपहर अभी सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12-1 बजे तक का टाइम बड़ा क्रूशल करा दिया जा रहा है। एग्जैक्टली क्या अपडेट्स हैं ये ब्रीफली आपको बताते हैं, फिर वो इलाके जिनको शदीद खतरात लाहक हैं वहाँ से किस तरह लोगों को एवैक्यूएट किया गया है, अगर कुछ रह गए तो उनके लिए क्या प्लान है वो भी हम जानेंगे। एंड ऑफ कोर्स वी विल बी टॉकिंग टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स एज वेल, ताकि आपको बिल्कुल वो जो आंखों देखा हाल होता है ना, ऑन द स्पॉट क्या हो रहा है वो भी हम आपको बता सकें। बट इन द मीन टाइम एक दफ़ा फिर, इफ़ यू गाइस आर जस्ट जॉइनिंग अस, समुद्री तूफान बेपजॉय सिंध की साहिलों के तरफ जो है वो तेज़ रफ्तारी से बढ़ रहा है और तूफान की आमद से पहले केटी बंदर शहर को खाली करा लिया गया है। अब नाउ दीज आर जो बिल्कुल इन द लाइन ऑफ फायर, आप समझें ये वो वाली जगह है और शहर जो है वहाँ की बात कर रहे हैं, सुनसान और वीरान हो गया है। सजावल और दीगर जो इलाके हैं उसके जो कि इफेक्ट में आएंगे, उससे भी लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि सजावल में आज सुबह 10 से 12 बजे तक ज़्यादा ख़तरा है। yes. तो दिस इज़ द टाइम। इसके अलावा अगर आप देखें बहुत से इलाके हैं जो मेंशन किए गए हैं, जिनमें जाती है, खारोछान है और शाहबंदर के इलाके भी ख़तरे की ज़द में बताए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर माहौलियात शहरी रहमान का कहना है कि शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की पहली तरजीह है।
जो शहरों में भी थोड़े से मकानियत जो कमज़ोर है या पुरानी हो चुकी है या बोसीदा, उनको भी हम कोशिश करें वहाँ से लोग निकलें। लेकिन जिसे कहते हैं मैंडेटरी इवैक्यूएशंस वो शुरू हो गए हैं, यानी केटी बंदर में तो हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ी है क्योंकि लोगों की जान और माल, जान सबसे प्यारी है और ये ज़रूरी है जी, सबको एहतियात करनी होगी। ये अब नॉर्थ जा रहा है और ये नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, यानी कि ये वहाँ नहीं हिट कर रहा जहाँ इंटेंसिटी हो सकती थी। लेकिन फिर मैं कहूँगी ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और इसका मतलब ये है कि हम इसके बारे में चौकन्ना रहें। और इसका ये भी मतलब है कि लोगों को इन इलाकों से निकलना होगा। अफसोस से मैं कहूँगी वो इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, केटी बंदर, ठट्टा बदीन वगैरह सब अलर्ट पे हैं। हर 3 घंटे ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो रही है ताकि कोई ऐसी बात ना हो जो हम मिस कर जाएं और हम जो मुतल्लका सूबे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यूसीज हैं, वहाँ तक अपनी बात और वार्निंग पहुँचा ना सकें। अच्छा, शहरी रहमान साहिबा ने भी जिक्र किया इस चीज़ का कि कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इतनी हवा भी तेज़ हो तो उसको भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो वो तो बनता ही था कि उनकी वैक्यूएशंस हो। कल चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और उन्हें मुमकिन सूरत हाल और तूफ़ान से निमटने की तैयारियों से आगाह भी किया। वज़ीर आज़म ने मुतासरा इलाकों के लोगों को इमदादी सामान की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की, क्योंकि कल ये भी कंप्लेंट थी, आपको पता ही है, कल हम ये बात कर रहे थे। मुराद अली शाह साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि 50,000 लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है जो साहिली इलाके हैं सजाब, बदीन और ठट्ठा के महफूज मकामात पे उन्हें कहाँ मूव किया गया है, क्योंकि कल हमने कुछ ऐसे लोगों के तासुरात अपने ही प्रोग्राम में चलाए थे जहाँ लोगों को मूव किया गया था, वो उन जगहों की हालत एजाज से गैर मुतमईन थे और वो कह रहे थे कि हम यहाँ आ तो गए लेकिन ना यहाँ पानी है ना कोई और सहूलत हमें मिल रही है। अच्छा, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम साहिबा हैं हमारे साथ, हमारी साथी जो मौसम के बारे में हमें हमेशा से ही अपडेट रखती हैं, लेकिन अभी तो उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ दिनों से तो शी इज़ लाइक राइट देयर ऑन द स्पॉट और हमें बता रही होती हैं। ये फ्रंट फुट वॉरियर है हमारी। उनीबा, क्या हाल है? आज आप हमें कहाँ से ज्वाइन कर रही हैं और क्या देख रही हैं इर्द गिर्द? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, मैं सीबी पर मौजूद हूँ और 3 दिन से आज तीसरा दिन है मैं आपके साथ हूँ। आप देख रहे होंगे समंदर की लहरें कितना दूर थी, मैं वहाँ पे खड़ी होकर रिपोर्टिंग कर रही थी और आज मैं यहाँ पर जो पार्क बनाया गया है यहाँ पर समंदर की लहरें यहाँ तक आ रही हैं। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि समंदर में इस वक्त थोड़ी बहुत तगयानी है, समंदर रफ हो चुका है। एक और अपडेट हम आपको बताते चले कि जो वेरी सीरियस साइक्लोनिक स्टॉर्म है, समंदर में जो ज़ायद दर्जा हरारत है और यहाँ समंदर में चलने वाली जो हवाएं हैं वो इस समुद्री तूफान की शिद्दत को बरकरार रखने में मदद कर रही हैं। समुद्री तूफान इस वक्त कराची से 360 किलोमीटर की दूरी पर है और जबकि ठट्टा से 355 किलोमीटर दूर है। ये अभी थोड़ा सा रिकर्व होगा और इसका जो रुख है शुमाल मशरिक की तरफ होगा, यानी कराची से अब इसका फासला बढ़ता जाएगा। ये कराची के करीब नहीं आएगा लेकिन कराची से थोड़ा दूर जाता जाएगा। लेकिन 15 जून की शाम या रात को 15 जून की दोपहर या शाम में ये लैंडफॉल होगा। माहिरीन मौसम बताते हैं कि जब भी कोई समुद्री तूफान लैंडफॉल करता है उसके बाद कभी आने लगती है। 17 जून तक इसके उनीबा, अभी पता क्या, लेट्स रिकनेक्ट विद यू बिकॉज अभी आप हवा और दीगर फैक्टर्स की वजह से आपकी हमें आवाज़ बिल्कुल ठीक से नहीं पहुंच रही है। सो 15 जून को लैंडफिल करेगा, उसके बाद क्या असरात होंगे? वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट इन जस्ट अ बिट। लेकिन कराची में है, उनीबा सीव्यू पे खड़ी हैं तीसरे दिन। अच्छा, उनीबा इज विद अस। उनीबा, आपने बताया 15 जून को ये दोपहर या रात में शाम में लैंडफिल होगा, उसके बाद क्या बारिशों का सिस्टम उसके बाद बनता है? हाउ डज इट वर्क? नहीं, उससे पहले भी उसका जो इम्पैक्ट आता है तेज हवाओं की सूरत। आपने देखा कि कल दिन भर तेज गर्दालूद हवाएं कराची में भी चलती रही, ठट्टा बदीन और केटी बंदर की तरफ भी चलती रही, लहरें भी बुलंद रही हैं। 17 जून तक के असरात रहेंगे, उसके बाद जो ये आगे की जाने पड़ेगा और राजस्थान पर मजीद 2 दिन तक ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया या फिर लो प्रेशर एरिया के तौर पर वहाँ पर राजस्थान की तरफ बारिशें बरसाता रहेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी खतरा बाकी है, खासतौर पर कराची में। तो कराची में मेरी महकमा मौसम से बात हुई, कुछ लोगों की भी कॉल्स मेरे पास आ रही थी, खासतौर पर जो DH है उसकी तरफ के इलाके जो साहिल के करीब बसते काफी ज्यादा परेशान थे कि क्या यहाँ पर पानी आ जाए। बताया कि यहाँ पर इतनी ज्यादा लहरें बढ़ रही है कि आप जब मानसून के दिनों में भी आपने देखा होगा कि हॉक पे की
मुनीबा, अब द ट्रूथ इज के थोड़ी सी आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है और यकीनन इससे ये तो पता चल गया होगा हमारे व्यूअर्स को कि हवा बहुत तेज है, तो विंड्स जो हैं दे हैव रियली पिक्ड अप। मुनीबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो ऑक्सबे के अतराफ में यस बहुत ऊंची लहरें होती हैं in on any given day, in any case. So वहाँ पे ऑलरेडी बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं समंदर के साहिल को, और जाने से गुरेज करें, सड़क पे वैसे ही पानी आ जाता है। एंड आल्सो कैन वी मेंशन हियर कि लोग जो है ना वो अभी भी साहिल पे जाने से बाज नहीं आ रहे। मैं देख रहा हूँ कि ये सुबह क्लिफ्टन बीच के मनाजिर हैं, और ऑल्दो ये सड़क ट्रैफिक के लिए आम शारा जो है बंद है, वैसे भी आगे डगअप किया हुआ है इसको, लेकिन हैविंग सेड दैट आपको पता है बीच पे जाने के लिए का क्या बना है यहाँ पे, देखिए आपको पता है ना लोग रास्ता निकाल ही लेते हैं। आफ्टर ऑल इट्स अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ बीच, तो जो उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है वो तो ब्लॉक किया हुआ है, लोग साइड से चल के आ जाएंगे। तो प्रॉपर पिकनिक चल रही है। हाँ बिल्कुल प्रॉपर पिकनिक चल रही है। एंड आई डिडंट थिंक इतने ज्यादा लोगों को मतलब रोका ही जाएगा, क्योंकि गाड़ियों को तो बिल्कुल नहीं जाने दे रहे, लेकिन आई गेस लोगों को नहीं रोक सके। और लोगों क्यों जा रहे हैं भाई, ना जाएं, मतलब आपको पता ही है कि एक तूफान आने वाला है, मतलब जो भी है इतनी फेवरेबल सिचुएशन है नहीं, तूफान हो या ना हो, क्योंकि वेव्स हाई टाइड है, हवा भी बड़ी तेज चल रही है और पानी इस किस्म का है जो आपको अंदर खींच के ले जाएगा, तो डोंट डू दैट। सो अभी आपने देख लिया क्लिफ्टन बीच के ताज़ा मनाजर हमने आपको दिखाए हैं, जहाँ पे लोग ऑल्दो दफ़ा 144 है, लेकिन कल के मनाजर हैं उसकी पामाली करते हुए पिकनिक मना रहे हैं जमा हुए में। अभी तो वैसे धूप काफ़ी तेज़ हो गई है, कल काफ़ी तेज़ हवाएं और अबर आलूद सा मौसम था। क्या इंतजामात हैं ओवरऑल कराची में सफाई सुथराई, पर्टिकुलरली नालों की सफाई को लेकर, और जो साहिली इलाके हैं बदीन के, सजावल के, केटी बंदर का जो इलाका है, वहाँ से लोगों को शिफ्ट तो किया जा रहा है, लेकिन जहाँ उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है क्या वहाँ उन्हें मुनासिब सहूलियात मैसर हैं? क्योंकि कल हमने कुछ ऐसी खबरें सुनी थी, दिखाया भी था लोगों का इंटरव्यू, तासुरात उनके कि गैर मुतमईन हैं लोग, जहाँ पानी नहीं था बाज़ सेंटर्स में, बाज़ जगहों कुछ और मसला था। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शजील साहब, आई एम श्योर आप लोग सिंध हुकूमत हैं और ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान का पहले टारगेट या रूट बताया जा रहा था, अब ये सिंध को हिट कर रहा है डायरेक्टली, तैयारी तो आप लोग कर रहे हैं, वज़ीर आला सिंध भी बड़े पेश हैं, उन्होंने दौरा भी किया है, लेकिन व्हाट्स द लेटेस्ट? क्या ये हतमी है कि तमाम लोगों को वहाँ से निकाल लिया गया है जहाँ जहाँ इस तूफ़ान के लैंडफिल होने का ख़तरा मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। बिल्कुल जैसे ही ये एक इत्तला आई कि जी अब ये साइक्लोन जो है वो सिंध की तरफ आ रहा है, तो डेफिनेटली चीफ मिनिस्टर साहब ने प्रिवेंटिव मेजर्स लिए, खुद विजिट भी की और तमाम जो भी इंतजामिया थी उनको सबको मुतहरिक किया, और पहली प्रायोरिटी यही थी कि लोगों को इवैक्यूएट किया जाए। अच्छा, अभी तक जो है टोटल कोई 75,000, पहले कल तक की जो फिगर थी कि 48,000 की पॉपुलेशन जो है वो वल्नरेबल है, लेकिन फिर कल रात तक जो लेटेस्ट जिस तरह पानी बढ़ता गया मुख्तलिफ जगहों पर, ये 75,000 की पॉपुलेशन जो है वो वल्नरेबल हुई। अब उसमें से अभी तक 60,000 लोग जो है वो निकल चुके हैं, 60,442 लोग जो, ये मैं रात को 12 बजे तक रिपोर्ट बता रहा हूँ, मॉर्निंग वाली रिपोर्ट अभी तक मेरे पास पहुंची नहीं है। तो उसमें 60,442 जो है लोग उनको इवैक्यूएट किया गया, जिसमें से 60,000 में से 40,682 लोगों को गवर्नमेंट ने इवैक्यूएट किया है, और 19,760 लोग जो हैं वो खुद जो है उन्होंने अपने रिश्तेदारों के और करीब जगहों पर गए हैं। उनके लिए डेफिनेटली रिलीफ कैंप्स वगैरह बनाए गए हैं, और कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के पास ठहर रहे हैं और कुछ लोग जो है वो रिलीफ कैंप्स में ठहर रहे हैं। तो गवर्नमेंट उधर भी इंतजामिया जो है, कमिश्नर, डीसी और जो असिस्टेंट कमिश्नर जितने भी हैं, उनको ये कह दिया गया है कि जी वो उन सब लोगों को लुक आफ्टर करें। मेमन साहब, ये कैंप्स हैं, कहाँ ठहरे हैं? क्योंकि कल जब हम बात कर रहे थे तो ऐसी ही खबरें आ रही थी कि लोग जिनको मूव किया गया है वो मुतमईन नहीं है विद द फैसिलिटीज़, और जो तस्वीरें हमने भी देखी तो हमें भी लग रहा था कुछ रैंडम किस्म की जगह है, शायद कुछ लोग तो कंप्लेन कर रहे थे कि साफ पानी भी नहीं है। तो ये ज़रा एक्सप्लेन कर दें कि किधर उनको एग्जैक्टली इन लोगों को मूव किया गया है, और कुछ फैसिलिटीज़ के हवाले से कुछ बेहतर किया गया है वहाँ काम? देखिए जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। 100% घर वाली फैसिलिटी तो किसी को रिलीफ कैंप पे नहीं मिल सकती, क्योंकि वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। उन लोगों को जी मुख्तलिफ सरकारी इमारतें होती हैं, गवर्नमेंट की जो है इमारतें होती हैं, कुछ स्कूल्स होते हैं, कुछ कॉलेजेस होते हैं, और कुछ जगहों पे गवर्नमेंट के और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी ऑफिस होती हैं, तो वहाँ उनको मुंतकिल किया जाता है। तो वहाँ पे जो है बिस्तरे, खाने पीने की चीज़ें, जो बुनियादी सहूलतें और मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। अब आइडियली वो चीज़ें और ये सारी चीज़ें एमरजेंसी में हुई हैं तो कहीं कमी कोताहियाँ भी होंगी, लेकिन ये है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कमिश्नर्स को और जितने भी डिप्टी कमिश्नर उनको कहा कि कोई भी इनको तकलीफ ना हो, उसके लिए अब जहाँ पे इक्का दुक्का शिकायतें आ रही थी तो उसको उसी वक्त एड्रेस किया जा रहा था गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से।
लेकिन डेफिनेटली वो जो घर वाली फील है वो तो पॉसिबल नहीं किसी रिलीफ कैंप में किसी को है। अच्छा शजील साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऑल्दो कराची के साहिल पे इस तरह से तूफ़ान के टकराने का ख़तरा नहीं है, लेकिन यहाँ शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। ये भी बताया जा रहा था खुदा खास तक क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, हो सकता है, और आपको पता ही है पहले भी इस शहर में उतनी सलाहियत नहीं है बारिश संभालने की, और अभी तो वैसे ही शहर का सदर्न इलाका सारा उखड़ा पड़ा है। क्या तैयारी है? नालों की सफाई हो गई, ज़्यादातर KMC के अंडर आते हैं, लेकिन फिर भी आप चूँकि सिंध हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि आपने क्या ओवरऑल सूरत हाल को देखा है? आप लोग इसका जायज़ा ले रहे हैं कि हाँ जी नाले साफ़ हैं, अगर बारिश होगी तो पानी निकल जाएगा, रुकेगा नहीं, सड़कें नहीं भरेंगी? देखिए जी, बिल्कुल जैसे इतला इससे पहले भी मानसून का सीज़न था तो चीफ मिनिस्टर साहब ने पैसे रिलीज़ कर दिए थे KMC को और बाकी DMCs को कि जी आप लोग अपने जो है वो डीसिल्टिंग का काम शुरू करें, और डीसिल्टिंग जो है वो गवर्नमेंट ने करवाई है। KMC को भी उसके पैसे दिए गए और DMCs भी कर रहे थे। उसमें लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो भी बड़ा एक्टिवली उसने पार्टिसिपेट किया है। पहले ये था कि जी यहाँ पे कराची में कोई बहुत ज़्यादा बारिश आ सकती है, लेकिन फिर ये था कि जी 100 मिलीमीटर, फिर क्लाउड बस्ट और फिर 60 मिलीमीटर। लेकिन उसके अगर एक दिन में 100-150 मिलीमीटर भी बारिश होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे ड्रेन इसको आराम से उठा लेते हैं। लास्ट टाइम भी जब हुई थी तो अराउंड कोई 300-350 मिलीमीटर बारिश हुई थी कुछ उन दिनों में जब ये मानसून के सीजन थे, तो कराची ने उसको सर्वाइव कर लिया और अच्छे तरीके से उसको निकाल लिया। लेकिन जो क्लाउड बस्ट होता है वो थोड़ा उस वक्त खतरनाक होता है, क्योंकि क्लाउड बस्ट में अचानक वो सारा पानी का जो पहुंचना जो है वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन उसके लिए भी एक कुदरती आफत है, लेकिन उसकी तैयारी पूरी है, मशीनरी पूरी तैयार है। बिलबोर्ड्स भी हटाए जा रहे थे, मतलब 3-4 दिन से ही उनको हटाने की कोशिश चल रही थी। काफ़ी इलाकों से 90% इलाकों से बिलबोर्ड्स हट गए थे। अच्छा मेमन साहब, ये ज़रा प्रीएम्प्टिव साउंड करता है, लेकिन गोइंग बैक टू द इवैक्यूएशंस जिनके इवैक्यूएट कराया गया है नेचुरली, क्योंकि उन इलाकों में जहाँ के इफेक्ट होगा साइक्लोन का, अब जब ये वापस जाएंगे तो क्या हैबिटेबल होंगे उनके घर और उनके इलाके? पिछले साल के फ्लड्स में भी हमने देखा बहुत से लोग तो कभी वापस जा ही नहीं सके अपनी घरों पे, अपने ज़मीनों पे। तो क्या बाद का भी सोचा गया है कि इनको वापस भी रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा उन जगहों पे जहाँ साइक्लोन होके गया है? देखिए, आपने बहुत ही सही सवाल पूछा और सही टाइम पे पूछा है। लेकिन अभी रिसेंटली हमने फ्लड से गुजरे हैं, उस फ्लड्स के बाद जो है सिंध गवर्नमेंट 21 लाख लोगों को घर बना के दे रही है। मतलब 2 मिलियन लोगों से ज़्यादा लोगों को घर बना के देना, बात करना बहुत आसान है। और ये पूरी दुनिया में मैंने पूरी कहीं पे भी नहीं देखा कि जी कोई एक गवर्नमेंट जो है इतनी बड़ी तादाद में घर बना के दे रही है। वो प्रोसेस अभी चल रहा था, ऊपर से ये आफत होगी। अब डेफिनेटली जहाँ पे पानी आएगा, जिन जिन इलाकों में जब पानी की हाई टाइड भी है और ये काफ़ी आबादियों में जाएगा, तो काफ़ी घरों को नुकसान होंगे। लेकिन कल भी चीफ मिनिस्टर साहब ने असेंबली में ये कहा कि जी जिन लोगों को नुकसान होंगे उनको हम ही भर के देंगे, हम ही उनको बना के देंगे। जो घर उनको जो भी उनके जो साहिली इलाकों में हैं, अगर वो घर उनके खुदा न खासा डूब गए या अगर इस तरह की सिचुएशन हुई, तो ये सिंध हुकूमत पहले भी कर चुकी है, कर रही है, इस वक्त भी कर रही है। आइंदा भी सिंध हुकूमत जो है वो आपको वो घर बना के देगी। मतलब सिंध हुकूमत हर मुसीबत की घड़ी में, मैं सिर्फ ये इसलिए नहीं बोला कि मैं पीपल्स पार्टी का मेंबर हूँ या सब कैबिनेट का मेंबर हूँ, लेकिन ये वाहिद मैंने एक चीज़ हमने देखी है कि हर मुसीबत की घड़ी में सिंध गवर्नमेंट आपको हमेशा हर जगह पे मौजूद नजर आई है और प्रॉपर विजिबिलिटी के साथ काम करते हुए नजर आई है। लास्ट ईयर भी जब लाखों करोड़ों की तादाद में लोग जब सैलाब में मुतासर हुए थे, तो उनको पहले स्टार्ट में ही कुक्ड फूड सब लोगों को पहुंचाना और इतनी बड़ी तादाद में पहुंचाना, फिर राशन देना, फिर रिलीफ कैंप्स, फिर टेंट्स वगैरह जितने भी वो PDMA के काम थे वो सारे कर रहे थे। आज भी PDMA की मशीनरी जो है वो कराची समेत इन जितने भी वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे पहुंचाई गई है। मशीनरीज रेडी हैं, पंप्स डीवाटरिंग पंप्स रेडी हैं, उनको डीजल मतलब प्रॉपर जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है रेस्क्यू की, वो कर रही है। रेस्क्यू 112 भी काम कर रहा है। मतलब डेफिनेटली हम लोग उस इतने तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं है कि फौरी तौर पर चीज़ हो जाए, लेकिन हमने सिंध हुकूमत ने पिछली काफ़ी चीज़ों से सीख कर जो है, मैं समझता हूँ कि अब इस काबिल हम हो गए कि हमारी कैपेसिटी है कि हम इस तरह की जितनी भी मुसीबतें उनको हम लोग फेस कर सकें। अभी हम विजुअल्स भी देख रहे थे, DG रेंजर्स भी पेश थे, उन्होंने भी कुछ इलाकों का दौरा किया। सो हाउ इज़ दिस कोलैबोरेशन वर्किंग आउट? क्या आप लोगों का कोई कंप्लेंट सेंटर है जहां पर अगर कोई मुसीबत में हो तो कोई रब्ता कर सके, वहाँ उसे फौरी इमदाद पहुँचाई जा सके? इस तरह का कोई मॉनिटरिंग रूम है जहाँ पर तमाम सूरत हाल ऑब्जर्व की जा रही है, जहाँ रेंजर्स और हुकूमती नुमाइंदे और एडमिनिस्ट्रेशन तमाम लोग मिलकर इसको देख रहे हों? बिल्कुल, अच्छा आपने क्या ये सवाल किया कि मैं ये शायद पार्ट मुझसे भी मिस हो गया था। पूरी जितनी भी रेंजर्स, पाक फौज
नेवी और कोस्ट गार्ड सब मिलकर काम करें। जब चीफ मिनिस्टर साहब ने विजिट किया था इन एरियाज़ का, तो उनमें उनके साथ GOC हैदराबाद, DG रेंजर्स, ये सब मौजूद थे। सारे जितनी भी हमारी फोर्स के लोग हैं वो सब बढ़ चढ़ के इसमें काम करें। जहाँ तक आपने कंप्लेंट सेंटर के नंबर्स की बात की, कल के तमाम न्यूज़पेपर्स में जो है, तमाम उर्दू, इंग्लिश, हिंदी की न्यूज़पेपर्स में, लीडिंग न्यूज़पेपर्स में हमने सारे कंप्लेंट सेंटर्स के नंबर्स दिए हैं हर डिस्ट्रिक्ट के, किस किस डिस्ट्रिक्ट में जो है अगर कोई भी आपको कोई भी ज़रूरत पड़े तो ये एमरजेंसी नंबर हैं। उन एमरजेंसी नंबर्स पे अगर आप फ़ोन करेंगे तो वहाँ पे इंतज़ामिया आपके डोर स्टेप पे होगी। वो सारी उसकी नंबरों की तशहीर जो है वो हम कल तमाम लीडिंग न्यूज़पेपर्स में कर चुके हैं। अच्छा मेमन साहब, आप चूंकि हमारे साथ हैं तो आपसे ये भी सवाल कर लें, चूंकि हाफ ऑफ कराची इज़ डग अप, साउथ की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन और भी बड़े इलाके हैं जिनमें खुदाखादी हुई है और ऑब्वियसली तरक्याती काम हो रहे हैं। जो भी हो रहा है इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। अब मौसम वो आ गया है कि साइक्लोन ना भी आता तो मानसून ने तो स्टार्ट हो ही जाना है। पिछले कुछ सालों से हम देख ही रहे हैं कि क्या हाल होता है। इज़ इट गोइंग टू बी कम्प्लीटेड एनी टाइम सून? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ जब काम स्टार्ट होते हैं तो वो कभी कभार बस खोल के बस छोड़ देते हैं और काम वो कंप्लीट नहीं होते हैं। इसमें ऐड कर रहे हैं क्योंकि लोग चलते फिरते हैं, हमसे भी आपको पता है, हम सहाफ़ी सवाल पूछते हैं कि जो पूरा DHA क्लिफ्टन का इलाका है, ये कैसे अचानक बारिशों से पहले फैसला किया कि सारा का सारा वक्त खोद दिया जाएगा। Seemed like it was a very hurried decision और obviously अब तो बारिशें आने वाली हैं। And people generally don't understand कि कौन सा इलाका कौन सी जुरिस्डिक्शन में आता है। वो हुकूमत सिंध को ही मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं इस सारी सूरत हाल का। देखिए जी, कराची की आबादी में मतलब मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शंस हैं, मुख्तलिफ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इसमें जुरिस्डिक्शन आती हैं, कहीं कहीं लोकल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन आती है। जहाँ तक आपने डिफेंस की बात की, डिफेंस ने तैयारी की हुई थी कि जी उनकी एंड ऑफ जून तक या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक जो भी वहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है, नालाज वगैरह बन रहे हैं, उनको जो है वो कर दिया जाए। लेकिन ये जो वार्निंग आई है प्री मानसून आई है, जो सब साइक्लोन की आई है, तो ये एक अचानक आ गई। लेकिन फिर भी DHA अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जी वहाँ पे खुदा न खासा कोई नुकसान ना हो। बाकी जहाँ पर KDA की या KMC की जुरिस्डिक्शन है वहाँ पे काम चल रहे हैं। कहीं कहीं पे अब रेड लाइन का एक मेरे अपनी डिपार्टमेंट का एक काम है, रेड लाइन का वो काम चल रहा है। अब वहाँ पे जो काम आपने कहा कि वेरी सून कंप्लीट हो जाए, मतलब काम में कहीं पे कोई स्लो नहीं है। मैं आपको बता दूं, चाहे वो KMC के रोड्स बन रहे हो, DMCs के बन रहे हो, लोकल गवर्नमेंट के कोई स्कीम्स चल रही हो या ट्रांसपोर्ट की हो रही हो, असल में हमारे पास कुछ इश्यूज बहुत ज़्यादा इसलिए होते हैं कि हर जगह पे बनाने के लिए हमें रीलोकेट करनी पड़ती है यूटिलिटीज़। कोई फेडरल गवर्नमेंट की है, PTCL की है, कोई के इलेक्ट्रिक के, चले उसको हम के इलेक्ट्रिक से बात करते हैं। इसी तरीके से ऑप्टिकल फाइबर्स, मतलब बहुत ज़्यादा वाटर बोर्ड की यूटिलिटीज़। तो हर रोड पे जहाँ जहाँ पे हम एक्सकेवेशन करने जाते हैं वहाँ पे यूटिलिटीज़ को शिफ्ट करना, ट्रांसफर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसमें हमारा मैक्सिमम टाइम वहाँ पे हमारा वेस्ट हो रहा है। अदरवाइज मतलब कॉन्ट्रैक्टरों के मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट पर पैसे नहीं है, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे दिए हुए हैं, ट्रांसपोर्ट तरीके से वो सारे काम दिए हुए हैं लोगों को, लोग काम करें। फिर उसमें देर क्यों? देर सिर्फ ये है कि यूटिलिटीज़ का ट्रांसफ़र जो है वो फिर एक डिपार्टमेंट, एक एजेंसी को साथ जो वो प्रोसेस है दैट इज़ टू लॉन्ग, और फिर कभी उनको भी आगे जगहें चाहिए। मतलब ये थोड़ा टाइम लगता है, बट अगेन गवर्नमेंट की पूरी ये विल है कि इन सारी स्कीम्स को जल्दी कंप्लीट किया जाए ताकि लोगों को सहूलत मिले। ये जितनी स्कीम शुरू की गई है लोगों को सहूलत देने के लिए मिली है, कराची के लोगों को वो फैसिलिटी देने के लिए मिली है, तो इसीलिए अच्छा, फैसिलिटीज़ की आप बात करें शजील साहब, आपने ऑल्दो आप हमारे पास इस वक्त सूबाई वज़ीर इत्तलात की हैसियत से मौजूद हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट का चूँकि महकमा आप ही के पास है और आपने रेड लाइन का जिक्र किया, तो हमने सोचा मौका गनीमत जाने और पूछ लें। लोग ज़ाहिर खुश भी हुए और सहूलत भी मिल रही है। जितना भी बसेस का सिलसिला आप लोगों ने शुरू किया, ऑल्दो बहुत देर से शुरू किया, लेकिन ये इतने बड़े शहर के लिए और इतनी बड़ी आबादी के लिए अभी काफ़ी नाकाफ़ी है। काफ़ी नाकाफ़ी है। ये तादाद बढ़ाने का कोई इरादा है? कोई इसका टाइम लाइन है आपके जहन में कि हाँ जी इतनी बसें चल रही हैं, इनको डबल या ट्रिपल किया जाना तो नागुज़ीर है, अब तक कब तक कर दिया जाएगा? इस सिलसिले में अगर आप कोई प्लान शेयर कर सकें। ऑल्दो हम तूफ़ान की बात कर रहे थे, लेकिन चूँकि आप हैं हमारे साथ मौजूद तो हमने सोचा आपसे पूछ ही लें फिर। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब और चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने इसमें फ्री हैंड भी दिया हुआ है और फुल इंटरेस्ट भी लिया हुआ है उन्होंने कि जी इन प्रोजेक्ट्स को करें। जो एक रेड लाइन का मैं प्रोजेक्ट बता रहा था आपका, रेड लाइन BRT जो है वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट फर्स्ट बायोगैस का प्रोजेक्ट है जो कि पाकिस्तान में लगने जा रहा है। इसके साथ साथ येलो लाइन प्रोजेक्ट जो है उसमें भी हमने जाम सादिक ब्रिज का टेंडर स्टार्ट कर लिया है, डेपोज का टेंडर कुछ दिनों में करने जा रहे हैं। तो मतलब वो प्रोजेक्ट भी फुल स्विंग में जा रहा है, क्योंकि जो रेड लाइन है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के जरिए हम बना रहे हैं।
और येलो लाइन जो है वो हम वर्ल्ड बैंक के साथ इश्तराक में बना रहे हैं। उसके साथ साथ जो मजीद पीपल्स बस सर्विस की बसेस की प्रोक्योरमेंट है उसका अमल भी जारी है। जितने पैसे हम मांग रहे हैं गवर्नमेंट हमें दे रही है कि हम मजीद जो है प्रोक्योरमेंट करते रहें और वो बसेस की जो भी है उसमें इजाफा होता रहे। जो ईवी बसेस हैं पाकिस्तान की पहली, वो भी इस वक्त कराची में चल रही हैं। उनके कुछ चार्जर्स का इशू था, वो भी बायर हमने मंगाए कुछ और, ताकि और बसेस को भी हम लोग रोड पे लेकर आएँ। इसी तरीके से ऑरेंज लाइन BRT जिसे अब्दुल सत्तार ईदी लाइन कहते हैं, वो इस वक्त चल रही है फुल स्विंग में। तो जितने बस के प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी लाड़काना में भी हमने शुरू किए हैं, हैदराबाद में शुरू किए हैं, सखर में शुरू किए हैं, और डिस्ट्रिक्ट में भी शुरू करने, और कराची के लिए डेफिनेटली मजीद बसेस की ज़रूरत है। तो वो सिंध गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी है। आपको अब मैं कह दूँगा हर दूसरे तीसरे महीने आपको जो है बसों की फ्लीट में जो है वो आपको इजाफा। चलें जी, लुक फॉरवर्ड, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, इनफैक्ट पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। बहुत शुक्रिया आपका शर्जील इनाम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और तूफ़ान के सिलसिले में क्या तैयारी है सिंध हुकूमत की वो भी बता रहे थे। वो कहते हैं ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसा हो गई। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद 21% पर बरकरार रखते हुए आवाम को यही बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि बैंक का मौक़िफ़ है कि महंगाई की शरह इस वक्त अपने उरूज पर है जो 38% है और ये महंगाई की पीक है। यानी आवाम तसल्ली रखे कि अब मज़ीद महंगाई की गुंजाइश ही बाकी नहीं रही, मगर ऐसा होता नहीं है। एनी हाउ उधर हुकूमत को देखें तो ये जो बजट हालिया पेश किया है, जो कम पेश किया इलेक्शन बजट ही है, उस पे फ़ख्र करते थक नहीं रही। सुनिए क्या कहा जा रहा है। तो मैं आपके सामने मुकदमा पेश करूंगा कि ये बजट जो बनाया गया है ये गरीब आदमी के लिए है और मुतवसत तबके का, मिडिल क्लास का बंदा जो कुछ छोटे मोटे कारोबार शुरू कर सकता है उसके लिए है। मैं आपके सामने ये मुकदमा भी रखूंगा कि ये एक सोच समझने, काफ़ी सोचने के बाद बजट बनाया गया है। इसमें दही इलाकों की अलहदा लाया अमल है और शहरी इलाकों के लिए अलहदा लाया अमल है। दोनों की स्ट्रैटेजी अलहदा कर दी गई। जो पाकिस्तान के गरीब तरीन लोग हैं उनको बिस्प के ज़रिए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए उनको कफ़ालत का उनका कुछ ना कुछ ज़रिया किया जाता है। उनको थोड़ी सी, मैं समझता हूं उनका हक है, वो हक अदा किया जाता है। तकरीबन 150% इजाफा पहले किया गया जिससे वो 400 अरब तक आ गया और अब इजाफा 13-14% करके उसको 450 अरब पे लाया गया है। और अभी भी हम लोग आपस में यही तकरार कर रहे हैं कि कहीं और से काट के थोड़ा इसको बढ़ा नहीं सकते। लेकिन ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि PTI सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कुछ और कहा है और उनके नज़दीक बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं और ये महज अल्फाज का गोरख धंधा है। इस वक्त पूरे मुल्क में बजट पर एक बहस चली हुई है और सियासतदानों को छोड़िए, जो मईशत के माहिरीन हैं वो बजट को तकरीबन मुस्तरद कर चुके हैं। वो समझते हैं कि ये हिंसों का गोरख धंधा है और झूठ का पलंदा है। हक़ाइक़ के बरक्स है। जो उन्होंने रेवेन्यू लेवल दिया है, जो अपना एक्सपेंडिचर लेवल दिया है, जो फिस्कल डेफिसिट का उन्होंने एक अंदाज़ा दिया है, जो GDP ग्रोथ का उनकी जो एस्टिमेट है, वो उनके अपने माहिरीन इस चीज़ पर जो हैं, जो माशी माहिरीन हैं, वो मुत्तफिक नहीं है। इसी को ज़रा समझने के लिए इन मामलात को हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी रियाज एंडी इन द स्टूडियोज़। रियाज गुड मॉर्निंग। अब ये बता दीजिए, हर दफ़ा इंटरेस्ट रेट यही कहकर या तो बढ़ाया जाता था और बढ़ा के बरकरार रखा जाता है कि इन्फ्लेशन कम होगी। अब इन्फ्लेशन 38 तक तो पहुँच गई। इस मरतबा भी यही उम्मीद जाहिर की जा रही है, लेकिन इन्फ्लेशन, महंगाई कम होती नहीं है। तो क्या यही ऑप्शन था इस मरतबा भी? आई थिंक जो मॉनेटरिस्ट है उनके पास एक ही हल है कि अगर महंगाई बढ़ती है तो उसको रोकने के लिए इन्फ्लेशन की जो ब्रेक है वो आपको लगानी पड़ेगी ना। इकनॉमी जो है ना वो जंबो उड़ाने की तरह है। तो जब आप कोई फैसले करते हैं तो उसका टाइम एक लेग के साथ उसका इम्पैक्ट आता है। तो इन्होंने भी 15 महीने पहले जो मिफ्ता इस्माइल ने आके ब्रेक किया था, फिर डार साहब आए, उन्होंने छोड़ा, फिर से वो ब्रेक पैडल किया उन्होंने भी ब्रेक किया, लेकिन वो इतनी तेज़ गाड़ी चल रही थी। जो कोरोना के बाद जो पैसा है वो हमने इंजेक्ट किया हुआ है, तो सप्लाई है पैसे की, उसकी वजह से इतनी तेज़ गाड़ी थी कि उसे रोकने में भी टाइम लगा। अब स्क्रीच लगी है और
स्टेट बैंक ये कह रहा है कि शायद अब गाड़ी उनके कंट्रोल में, पहले नहीं थी अब कंट्रोल में, और आगे जाते हुए वो प्लेटो कर लेंगे। इन्फ्लेशन 38% से ऊपर नहीं जाएगा, लेट्स होप। देखिए गाड़ी कंट्रोल में है कि नहीं है? इन मैनी वेज यस एंड नो, बिकॉज आप अपने नंबर्स देखते हैं, जैसे अभी बात भी हो रही थी, तो आपका बड़ा बजट तो सूद की नज़र हो रहा है, तो 7,500, और इस बजट को भी देखें, इसमें जो एक जितनी भी रियायत हैं अगर आप उनको देखें तो वो किसी ना किसी कर्ज के साथ जुड़ी है। अगर यूथ लोन देंगे तो वो यूथ लोन की जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट देगी, तो ये सारा जो अपना इंटरेस्ट का एक चंक है गवर्नमेंट उसको बढ़ाई जा रही है। एंड दे डोंट हैव एनी स्ट्रेटजी, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 साल में आप अपने आप को कन्वर्ट करो, तो वो वहाँ पे कोई चीज़ नज़र नहीं आती। आई थिंक हुमा, मेरा अपना जो अंदाज़ा है, वी लैक अ प्लान, हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है आगे बढ़ने के लिए। एंड दिस इज़ द टाइम जब हमें ये डिसाइड करना चाहिए, बिकॉज इलेक्शन आने के बाद अगर कोई प्लान लेके आएंगे, दुनिया ये कहेगी कि ये तो ये वाली हुकूमत है। तो ये इस वक्त एग्री करना और उसके बाद जो भी इलेक्शन के बाद आता है वो उसे कंटिन्यू करें, दुनिया इसको ज़्यादा माने देगी। जैसे वाजपेयी के साथ हुआ, वाजपेयी के प्लान को जब बीजेपी लेके चलती है तो दुनिया ने कहा ओके ये उनका प्लान लेके चल रहे हैं, तो नाउ दे आर सीरियस, हमें भी ये सीरियसनेस शो करनी है। तो आपका जो सवाल है, मतलब हम थोड़ी अभी कहीं जाके तो हमारी टॉक्सिसिटी हमें कम होती हुई नज़र आ रही है, मतलब एक दूसरे को गालियां देते हुए, एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हुए सियासतदान अब उस तरह से नहीं नज़र आते टेलीविज़न पर। अभी हम उस स्टेज तक मेरा ख्याल है रियाज एंडी नहीं पहुँचे कि पिछलों वालों की पॉलिसियों को आगे बढ़ा सकें। आप ये बताइएगा इसके बाद क्या है मुश्किलात? ब्रेक जो लगी उसमें ज़ाहिर है सभी अंदर ब्रेक लगती है तो आगे अंदर से हिल जाते हैं, कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए, जिस तरह बहुत से लोग हैं मुतासिर हुए इस ब्रेक लगने की वजह से, इकॉनमी को स्लो डाउन करने की वजह से। जैसे कि चले फॉर इंस्टेंस पेट्रोल वगैरह, ये चीज़ें जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, ये सस्ता होते हुए आपको नज़र आ रहा है? ये तो डिपेंड करता है कि दुनिया किस तरह का रंग लेती है। इस वक्त जो अमेरिका के अंदर उन्होंने अपनी डेट सीलिंग को बढ़ाया है, और उससे ये एक फियर है मार्केट के अंदर कि उससे और फ्लड होगा पैसा, और अगर वहाँ से पैसा फ्लड होता है जो कोरोना में हुआ था, तो वो एक दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। तो हम तो उसको तो हमने देखना ही देखना है। इसके अलावा हमारे कुछ अपनी चीज़ें, हमने कैसे अपने आप को मैनेज करना है, वहाँ पे हम लैग करते हैं। हमें अपना भूला सबक पढ़ना है। वी आर एन एग्री नेशन, हम दुनिया को फूड देते हैं, खाना देते हैं 5000 साल से। दिस इज़ आवर आइडेंटिटी, यही हमारी करेंसी की वैल्यू है। यही चीज़ जो है हमारा फॉरेन रिलेशन है कि दुनिया हमको ऐसे जानती है कि ये खाना प्रोड्यूस करने वाले हमारे। तो ये हर तरह से हमें इस तरफ फोकस करना है एग्री सेक्टर के ऊपर, एंड दैट विल, वो आपकी जो एग्री प्रोडक्ट की इंडस्ट्री है, चीज़ बनाना, बदीन के अंदर जाके टोमेटो केचप लगाना, गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी है ये बजट के अंदर, लेकिन उस पर काम होगा नहीं होगा, वी हैव टू गेट सीरियस, बैठना पड़ेगा, एंड वी हैव टू डू, अदरवाइज ये तो होता रहेगा। पैसा आएगा, वी विल ग्रो। आज आप अपनी इंपोर्ट को आप 80 बिलियन पे वापस ले जाएं, आपकी ग्रोथ 5-6% हो जाएगी। हम जितना भी ला के देंगे हम ये जो एमनेस्टी दी है इस मरतबा ओवरसीज़ के लिए पर्टिकुलरली, इसका कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि आई डोंट थिंक सो ओवरसीज़ आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन लैंड एंड प्रॉपर्टी एनीमोर। देखिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अभी 2 दिन के बाद जो है वो रेमिटेंसेस का डे भी है, इस वक्त भी, इस साल भी उन्होंने कोई 24.5 अरब डॉलर भेजा है उन्होंने, तो उनको आपने अट्रैक्ट करना है सबसे पहले तो। अपार्ट फ्रॉम प्लॉट एंड लैंड हम अट्रैक्ट कर सकते हैं कि कोई इंडस्ट्री लगा लें, कोई इन्वेस्ट कर लें। हम उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि वो उसे स्टडी करेंगे और वो उसको ग्राउंड वर्क से, यानी जिसको आप कहते हैं ग्रीन फील्ड कोई प्रोजेक्ट करे, ये नहीं होगा। ये काम है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का। ये बनाएगा कि यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट चाहिए, जैसे हमें चीज़ बनाने के लिए लोग चाहिए, बदीन के अंदर टोमेटो केचप बनाने के लिए लोग चाहिए। एंड रिमेंबर, हम जो जिस जगह पे बैठे हैं ये 5 अरब लोग हैं तकरीबन, ये 5 मुल्क जो है तकरीबन इतनी तो है आबादी है। तो आई मीन वी आर सिटिंग इन अ बिग मार्केट, तो हमने अपने आप को बस देखना है कि मैंने क्या करना है। जो हम ये कंजम्पशन बेस इकनॉमी पे चले गए हैं जिसमें हम हर चीज़ दुनिया से ख़रीद के खा रहे हैं, ये तो बहुत पहले भी इसकी तो कब से बातें हो रही हैं, सर्वे करते रहते हैं। ये डिपेंड करता है जब तक पैसा मिलता रहे, जिस दिन मिलना बंद हो जाएगा तो
हॉल्ट हो जाएंगे, हम ठप हो जाएंगे। रियाज अंडी, थैंक यू सो मच फॉर दैट रियलिटी चेक। और बहुत अरसे से हम यही बात कर रहे हैं कि हमें लिटरली हर चीज़ अपनी खुद, हम हर चीज़, चाइना जो हमारा दोस्त है, लाइक सेफ्टी पिन भी होना तो हमारी वहाँ से आती है, वी डू नॉट इवन मेक दैट, सो हमें खुद को फील होना पड़ेगा। अमेरिका में कानून सदर और खाकरोब सबके लिए बराबर। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार किया गया और अदालती कार्रवाई के बाद उन्हें जाने की इजाज़त दी गई। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊपर आयद 37 इल्ज़ामात के जवाब में दावा किया है कि वो बेकसूर हैं और उनको सज़ा देने की कोशिश इलेक्शन में मुदाखलत है। आपको बताएं कि साबिक सदर ट्रंप को मायामी में वफाकी अदालत के सामने पेश किया गया तो उन्हें 13वीं मंजिल पर वाक़ई अदालत में ले जाया गया, नॉट कि कोई पैदल ले जाया गया। मतलब इस दौरान अमेरिका में फौजी तंसीबात पे हमला नहीं हुआ? अच्छा अब्दुल्ला, पहले पूछ रहा हूं मैं तो आपसे। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ। कैपिटल हिल पहले हो चुका था ना और उनको सजाएं भी हो गई थी। वो तो सब कुछ आपको पता है, छोड़ते थोड़ी हैं। तो उन्हें जी साथी समेत गिरफ्तार किया गया और फिंगरप्रिंट्स लिए गए। अमरीकी तारीख में ये पहला मौका है कि साबिक सदर को वफाकी अदालत की जानिब से इल्ज़ामात का सामना है। डोनाल्ड ट्रंप का ओहदा सदारत 2.5 बरस पहले ख़त्म हुआ था, आपको याद होगा, और उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की 2 कार्रवाइयाँ की जा चुकी हैं और एक मुकदमे में न्यूयॉर्क की अदालत में भी उन पर इल्ज़ामात आयद किए जा चुके हैं। क्या दुनिया है वैसे, कैन वी इवन इमेजिन समथिंग लाइक दैट? कोशिश वहाँ पे भी की गई थी, आपको पता है, हल्ला उन्होंने भी बोला था। लेकिन उसके बाद वो हल्ला तो बोलने के लिए लोग बोलेंगे, बट दे विल डू व्हाट दे हैव टू डू। सो खैर इसको आप अपने अपने मूड के मुताबिक इस खबर को आप ले सकते हैं, समझ सकते हैं। हम आपको अपडेट देंगे पेपर जॉय से मुतालिक, जो 15 को बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त ठट्ठा और सजावल के साहिली इलाकों से टकरा सकता है। इसके अलावा केटी बंदर से अपडेट ये है कि वक्फे से बारिश का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है। केटी बंदर की सूरत हाल में मालूम करेंगे। बिल्कुल डायरेक्ट, आपको पता ही है, हमें तब सही समझ आती है जब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स ऑन द ग्राउंड हमें बताएं कि क्या हो रहा है। हम किसी की सुनी सुनाई पे नहीं रहते। शाहिद सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया फ्रॉम केटी बंदर। शाहिद, बताइएगा क्या हालात हैं, कहाँ आप इस वक्त हैं, क्या आप देख रहे हैं इर्द गिर्द? जी ये बिपर जॉय नामी जो समंदरी तूफ़ान है, इसके जो कल से केटी बंदर समेत जो सिंध की साहिली पट्टी है उस पर असरात नज़र आने लगे हैं। गुज़िश्ता रोज़ से इस वक्त तक जो है केटी बंदर शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर वक्फे से मुसलसल हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। यहाँ पर लम्हा व लम्हा जो है मौसम तब्दील हो जाता है। यहाँ कभी गर्मी और हब्स होता है तो कभी तेज़ हवाओं के झक्कड़ जो है वो हल्की बारिश के साथ जो है वो शुरू हो जाते हैं। समंदर में तुग़यानी है, शदीद तुग़यानी है। यहाँ जो मुकामी अफराद हैं, जब हमने उनसे मालूम किया तो उन्होंने हमें बताया कि इससे कबल उन्होंने कभी भी समंदर में ऐसी तुग़यानी नहीं देखी है। यहाँ जो साहिल पे जो कश्तियाँ जो लंगर अंदाज थी, उनके माहीगिरों को भी गुज़िश्ता रात जो है यहाँ से उनका इनखला करके उनको रिलीफ कैंपों में जो है मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि 3 तरफ से जो समंदरी पानी से बचाव के लिए जो शहर है केटी बंदर शहर, वहाँ से तमाम लोगों को जो है उनका इनखला कर दिया गया है। वहाँ का जो मेन बाज़ार है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, एक हू का आलम है। तकरीबन जो यहाँ से केटी बंदर शहर और केटी बंदर के जो जज़ायर हैं, जो समंदरी जज़ायर हैं, वहाँ से लोगों का इनखला कर दिया गया है और उनको बगान और गाड़ों में जो 6 मुख्तलिफ रिलीफ कैंप कायम किए हैं वहाँ मुंतकिल किया गया है। लेकिन अगर हम इन रिलीफ कैंपों की बात करें तो वहाँ सूरत हाल जो है इंतहाई ख़राब नज़र आ रही है। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल गाड़ों का जब हमने दौरा किया तो वहाँ जो मुतासरीन थे जिनको वहाँ मुंतकिल किया गया था, जिनमें ख़वातीन, छोटे छोटे मासूम बच्चे और बुज़ुर्ग शामिल थे, उन्होंने शिकायत के अंबार लगा दिए। और वाकई इंतहाई अफसोस की बात थी कि वहाँ जो उनको पीने के लिए पानी जो फराम किया गया था, उन्होंने हमें दिखाया कि जो सीमेंट के जो कामों के लिए जो ड्रम इस्तेमाल किया जाता है जिसमें चारों तरफ सीमेंट है, उसके अंदर मुज़र सेहत पानी जो है उनको दिया जा रहा है पीने के लिए। उन ख़वातीन और मर्दों ने हमें बताया कि 2 दिन हो गए हैं, उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। उनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भूख से बिलबिला रहे हैं, उनको पीने के लिए दूध नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से मुसलसल दावे किए जा रहे हैं कि 772 ख़ानदानों को हमने इन रिलीफ कैंपों के अंदर जो है मुंतकिल कर दिया गया है और उनको तमाम की तमाम जो है सहूलत जो है फराम की जा रही है। अच्छा, हम जरा इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं सहूलियात को,
नहीं हैं और इन रिलीफ कैंपों में अब हम क्या किसी से उम्मीद रखें। हम लोगों से यहाँ कह देंगे, अपील कर देंगे, क्योंकि कराची वाले बड़े पेश होते हैं। केटी बंदर में जो लोग इनखला किए गए हैं उनको रिलीफ कैंपों में रखा गया है। अगर कोई अपनी मदद आपके तहत इन्हें सामान पहुँचाना चाहे तो प्लीज़ ये भी एक मौका है लोगों की मदद करने का। शायद इस वक्त मैं ज़रा तसव्वुर करना चाहता हूँ, केटी बंदर एक शहर है, ज़ाहिर है इर्द गिर्द जज़ायर भी हैं, लेकिन क्या पूरा का पूरा केटी बंदर शहर खाली कर लिया गया है? खाली है, इस वक्त कोई आबादी नहीं है शहर में। जी आप ये देखें ना, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि लम्हा यहाँ सूरत हाल तब्दील हो रही है। इस वक्त थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था तो बारिश जो है बंद हो गई थी, लेकिन एक बार फिर जो है हल्की बारिश का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ तो यहाँ केटी बंदर जो शहर है वहाँ से तो मुकम्मल लोगों का इनखला कर दिया गया है, लेकिन केटी बंदर शहर के जो लोग हैं वो रिलीफ कैंपों में नहीं गए। उनके जो रिश्तेदार थे जो कराची, हैदराबाद और दीगर शहरों में रह रहे हैं वो वहाँ मुंतकिल हो गए। जबकि हमने ऐसे लोग भी देखे। जी 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 प्लीज़ कंटिन्यू करें। जी, जबकि हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको ट्रांसपोर्ट जो इंतज़ामिया की जानिब से नहीं फराम की गई तो उन्होंने किराए पे जो है चंगची रक्षा हासिल करके उसमें चंगची रक्षे के अंदर ही अपने बकरों को, अपने अहले खाना को लेकर वो जो है महफूज मकामात की तरफ चले गए। यहाँ जो केटी बंदर शहर है और जो वो बाज़ार है वो इस वक्त मुकम्मल खाली है। केटी बंदर शहर के साथ जो कश्तियाँ लंगर अंदाज थी जिनमें सजावल, बदीन, कराची के इब्राहिम हैदरी रेडी के जो मल्ला माहीगीर थे उनको भी उन कश्तियों से जो है निकाल लिया गया है, उनको भी रिलीफ कैंपों में भेज दिया गया है। जी ये सूरत हाल है। और क्या बताया जा रहा है, कोई इंतजामिया की तरफ से बताया गया है कि कब ये तूफान का खतरा टल जाएगा? कल तक का इंतजार है, परसों तक का इंतजार है। कोई डिस्ट्रिक्ट डीसी ऑफिसर, कोई इंतजामिया, वहाँ कोई लोग होते हैं जिनसे और अब अगर तो मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे भी हैं। जी बिल्कुल, अगर कंप्लेन भी की जाए तो वहाँ वो मौजूद होते हैं। जी यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर जो ठट्टा हैं गुलाम फारूक सुम्ब्रो, उन्होंने अपना बेस कैंप भी बनाया हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर केटी बंदर मोहम्मद उस्मान से हमारी कल बात हुई है तो उन्होंने भी ये कहा है कि उन्होंने तमाम अफराद का इनखला कर दिया गया है और तमाम लोगों को रिलीफ कैंपों में सहूलत जो है मैसर है। लेकिन रिलीफ कैंपों की जो सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन केटी बंदर शहर और जो अपना बाज़ार और गिरदो नवा के लोग हैं उनका इनखला कर दिया गया है। केटी बंदर शहर, बाज़ार और गिरदोनवाह के लोगों का इनखला हो गया है मुकम्मल। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। ये सुन के जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे हैं कि वहाँ हालात जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, क्योंकि पिछले घंटे में हम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध शर्जील मेमन साहब से बात कर रहे थे। उनका ये कहना था ऑफ कोर्स बहुत बेहतरीन तो हो नहीं सकते बिकॉज आफ्टर ऑल ये है तो एक रिलीफ कैंप ही, लेकिन इतने कोई बुरे भी नहीं होंगे। और अब हमें खबर कुछ और मिल रही है। सर हम 5 स्टार तो वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं करते, 3 स्टार ये लोग भी 5 स्टार एक्सपेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि वो खुद भी 5 स्टार नहीं आए। एटलीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कहता हूँ पानी तो साफ होना पीने का, कि बिस्तरे भी मैं कहता हूँ नहीं एक्सपेक्ट करते हम सिर्फ थोड़ा सा खाने का कोई सिलसिला, बच्चों के लिए, बड़े भी जिंदा रह लेंगे, बच्चों के लिए दूध वगैरह और पीने का पानी, सिर्फ पीने का पानी अगर मैसर आ जाए लोगों को, साफ़ पीने का पानी। और हम यहाँ बॉटल वाटर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ साफ़ बेसिक साफ़ टैंकर साफ़ पीने का अगर मैसर आ जाए तो ये लोग शिकायत शायद इतनी ना करें। तो इस पे ज़रा वज़ीर आला सिंध साहब से हम यहाँ अपील करेंगे कि देखें, पर्टिकुलरली गाड़ों का जो हाई स्कूल है, सेकेंडरी बॉयज़ हाई स्कूल, वहाँ पे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और जो दीगर इमारतें हैं जहाँ लोगों को मुंतकिल किया गया है, वहाँ हालात अच्छे नहीं हैं। कोई बेहतरीन हालात की तवक्को भी नहीं की जा रही इन इमरजेंसी हालात में, सूरत हाल में, क्राइसिस में, लेकिन सिर्फ बेसिक्स पूरी कर दें अगर तो अच्छा होगा। बिल्कुल, ये तो जिंदा रहने के लिए ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। माना कि मेमन साहब ने हमें कहा था कि ये बहुत हाई क्लास चीज़ें तो ऑब्वियसली इस तरह प्रोवाइड शायद की भी नहीं जा सकती, मेक सेंस, लेकिन ये तो बेसिक है, ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, दे मस्ट बी डन टुडे। क्योंकि अभी हमें ये भी नहीं पता कि अगर 2-3 दिन कितने इन्होंने यहाँ, और अगर पानी आया तो उतरने में कितना वक्त लगेगा। तो ये तो अगर पहले दिन ये नहीं हो रहा तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि 5वें दिन क्या होगा। ये तो अभी केटी बंदर का हाल हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया। लेट्स गो टू बदीन। एजाज हनीफ जई हमारा इंतजार वहाँ कर रहे हैं, बदीन का हाल बताएंगे। एजाज, ओवर टू यू, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ज़ेरी सिंध के साहली मरकज़ 0 पॉइंट की साहिल पर वाक़या बस्ती में मौजूद हूँ और ये जो बस्ती है इसमें समंदर का पानी
गुज़श्ता रोज़ ही दाखिल हो चुका था। हमने कोशिश की है कि हम जितना डीपली पहुंच सकते हैं वहां पहुंचकर जो है नाज़रीन को दिखाएं कि समुंदर के पानी ने क्या इस बस्ती को नुकसान पहुंचाया है। वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि जो कच्चे घर हैं इनकी जो तेज़ हवाओं ने पहले इनको नुकसान पहुंचाया। मुतअद्दिद कच्चे घर हैं जिनकी छतें उड़ गई हैं और पानी भी इस बस्ती में है दाखिल हो चुका है। इस वक्त भी जो है हवाएं चल रही हैं और मतला भी अबर आलूद है। तो यही महकमे मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की जा रही है कि आज भी सिंध के साहली इलाकों में बारिश पड़ने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ से जो हल्की हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा, उसने साहिली इलाकों में ख़ुसूसन जो 0 पॉइंट की माहीगीरों की बस्ती है उसको काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाया है। यहाँ से जो मकीन थे वो पहले ही शिफ्ट हो चुके हैं और जो समुद्री तूफ़ान अगर मज़ीद करीब होगा और उसके पेश नज़र जो तेज़ हवाएं और बारिश होगी तो उससे जो इनके कच्चे आशाने पीछे रह गए ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकते हैं। जी बहुत बुरा हाल है। बहुत शुक्रिया इजाज़त। यहाँ तो समंदर का पानी आ गया है और जिस तरह से इफेक्ट किया है इस कच्ची बस्ती को आप देख रहे हैं। सो ये अभी आगाज़ है और यही बताया जा रहा है कि अभी तो इस समंदरी तूफ़ान ने साहिल से टकराना है। ऑल्दो इसका बेशतर हिस्सा भारत की तरफ मुतासर कर सकता है और कर रहा है, लेकिन इसका असर हमारे यहाँ भी पड़ेगा, पर्टिकुलरली सजावल और केटी बंदर और ठट्ठा। ये आप अभी हम वीडियो इसकी देख रहे हैं। बदीन की एक बस्ती है, ठीक है, ये मछेरों वगैरह की बस्ती है। ये ऑलरेडी इनके हालात देखें कि क्या है। तो नेचुरली थोड़ी सी भी हवा चलेगी तो यहाँ तो टेंशन पड़ ही जाएगी ना। अब तो हम साइक्लोन की बात कर रहे हैं जो कि शायद इनके जो घर बने हुए हैं वो उड़ा के ही ले जाए। दिस नीड्स टू बी सरफेस पे आ जाएगा सारा। हाँ, लेकिन दिस नीड्स टू बी रीडन। इनको प्रॉपर कंक्रीट हाउसेस घर जो हैं वो देने की ज़रूरत है। जिस तरह हम शर्जील मेमन साहब से बात कर रहे थे कि जब ये गुजर जाएगा तो उसके बाद रिहेबिलिटेशन क्या होगी, उस पर काम 100% होना चाहिए। बिकॉज इस तरह कैसे रह सकते हैं? कब तक हम इसी बात पर इत्तेफाक करेंगे कि ये लोग तो इसी तरह से रहते आए हैं बरस से। मतलब इन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर करना या इन्हें बेसिक सहूलियात देना। ठीक है, जहाँ रह रहे हैं वहीं रहें, गांव देहात जहाँ ये रहते हैं, जो इनके इलाके हैं वहीं रहें, लेकिन इनका इन्हीं इलाकों में इनके रहते हुए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर करना किसकी जिम्मेदारी? बिल्कुल करें ताकि नेक्स्ट टाइम अल्लाह ना करे। और ये साइक्लोन और वेदर पैटर्न्स तो हमने पूरी दुनिया में देख ही लिए हैं कि क्या बदलते जा रहे हैं। दिस इज़ गोइंग टू हैपन अगेन। कब तक ये इनकी झुग्गियाँ जो हैं खड़ी रहेंगी? इनको प्रॉपर हाउसिंग, इनको प्रॉपर घर दें। अच्छा जी, अभी हम जरा कुछ देख के अच्छा एक जगह ये चल रहा है बाय द वे कि कितनी मुसीबत में लोग हैं, उनके मतलब जितनी भी उनकी रहन सहन थी उनको वो छोड़ के भी भागना पड़ा। और माशाल्लाह दूसरी तरफ कराची में देखें जरा कि एक साइक्लोन वार्निंग है। और समंदर खासा तेज हुआ है। क्या आपको शौक है कहना 144 को आप लोग कहते हैं? 144 लगी हुई है। उसके बावजूद लोग जो हैं वो समुद्रों की तरफ पहुंच रहे हैं। आज के कुछ विजुअल्स आपको हम दिखाना चाहते हैं जहां लोग जो है वो इंजॉयज लेने से बाज नहीं आ रहे। मतलब छलांग लगा दो तुम लोग इंजॉयज में। ये किस किस्म की हरकतें हैं? वैसे भाई अगर खुदकुशी का शौक है तो मतलब वो तो खैर आपको साइक्लोन के इंतजार करने की जरूरत भी नहीं है। सॉरी, हम ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। मतलब क्यों नहीं में भी? हाँ, मेरी बात सुनिए, हम यहाँ हुकूमतों के किरदार की बात कर रहे हैं, लोगों की मुसीबत दिखा रहे हैं। हम बहैसियत कौम भी बेहिस हैं। आई एम सॉरी, हमें बार बार बताया जा रहा है कि तूफान का खतरा है, आप लोग बाज आ जाएं, ना जाएं। इजी ऑन द इंतजामिया एज वेल, स्टे अवे। क्यों कोई बंदा वहां अपॉइंट किया गया हो जो तुम्हारे सर पे सोटी मारेगा तो तुम हटोगे? ये खोपड़ी में आना कितना मुश्किल काम है कि एक समुद्री तूफान है जो खतरा का बाइस बन सकता है, हमारी जान जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, अमलाक को नुकसान पहुंचता है। हम 72 घंटे बाज नहीं आ सकते, 48 घंटे बाज नहीं आ सकते। मतलब ऐसा कौन सा हम में जरासीम है जो हमें ये काम करने पर मजबूर करता है? और मुझे आज तक किया जाएगा खास तौर पे, और मना भी किसी वजह से नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन नहीं जी हम तो जाएंगे। तो फिर जाओ, लेकिन कोई फिर बचाने नहीं आएगा। फिर अगर अपनी मर्जी से जाना है तो गो। Anyway. अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे। कराची की मैशअप के लिए आपको बताइए पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान फैसला कुन मार्ग का कल होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ के पीछे हट जाने से जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईम की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है और दूसरी तरफ मुर्तज़ा वहाब हैं जिन्हें मेयर कराची बनाने के लिए सिंध हुकूमत पूरा जोर लगा रही है। हाफिज़ नईम साहब की ना मुझे वैसे टेंशन हो जाती है क्योंकि अपने तई वो अपने जहन में काफ़ी अरसे से मेयर हैं, तो वो अब अगर उन्हें अपने चांसेस स्लिम नज़र आ रहे हैं तो अल्लाह मियां उनकी
तबीयत ठीक रखे। और खास तौर पे क्योंकि वो उनके बड़े आइडियाज थे एंड आई गेस ही विल नॉट बी एबल टू इंप्लीमेंट दोस। मेरा ख्याल है कि ज़रा खुले दिल का मुजाहरा करते हुए उन्हें भी इस सारे सिस्टम में अकोमोडेट करना चाहिए ताकि वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें और जाहिर है दीगर लोग भी दे सकें। एवरीबॉडी हु हैज गुड आइडियाज टू वर्क फॉर द सिटी दे शुड बी एबल टू। अच्छा, मुर्तज़ा वहाब की कामयाबी के इम्कानात जो हैं अब काफ़ी रोशन हैं और मुर्तज़ा वहाब ने जमात इस्लामी को मिलकर काम करने का मशवरा दिया है। तो अब्दुल्ला जो हम बात कर रहे हैं वो शायद हो भी जाए। आई डाउट कि अगर हाफिज साहब माने किसी चीज़ किसी मेयर से किसी कम चीज़ पे सेटल नहीं होंगे। चलो हम नहीं कहते ना, हो सकता है अल्लाह करे कि बिलमाइल हो ही जाए। मुर्तज़ा वहाब का क्या कहना है इस हवाले से, ये देखें। मैंने कतई तौर पर ये नहीं कहा कि हाफिज नईम उर रहमान साहब कराची के नहीं है। मुझे पता है कि वो उनकी पैदाइश इस शहर की नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो दूसरों के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, ये गलत है कि किसी की औताक है, कोई बाहर से आ गया, कोई कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर नईम उर रहमान साहब इस शहर में आए तो क्या वो शहर के ऊपर काबिज होने के लिए आए? ये शहर सबका है। मेयर को इधर थोड़ी बहुत सिंधी बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ, थोड़ी थोड़ी मुखे अचे थी। हाँ, तुम मुझो भा, मां तुम जो भा, असी गाड़ा, राइट। नफरतों का कोई फायदा नहीं है, मोहब्बतें बांटे। पहली चीज, अफगा कोई शख्स नहीं किया। जो शख्स भी वोट डालने आना चाहता है वोट डाले। अब अगर हाफिज नईम साहब ये कहते हैं कि उसको बोलो प्लीज मुझे वोट डाले, तो ये तो मैं नहीं कर सकता ना। अच्छा जी, पीटीआई के बल्दियाती नुमाइंदों ने पहले तो हाफिज साहब की हिमायत का यकीन दिलाया था, फिर हाफिज साहब जोश और जज्बात में चेयरमैन पीटीआई से मिलने ज़मान पार्क भी पहुंचे। अब 30 से ज़ायद पीटीआई नुमाइंदों ने किसी भी जमात को वोट ना देने का फैसला सुना दिया। उन्हें शिकवा है कि पार्टी क़यादत ने उनसे किसी भी किस्म का कोई मशवरा नहीं किया, उन्हें इस काबिल ही नहीं समझा। कौमी क़यादत ने जब ये फैसला किया है, रोज़ अव्वल खुर्रम शेख ज़मान से लेके आफ्ताब सिद्दीकी से लेके हमारे सिंध के सदर अली जैदी, गवर्नर साहब, इस सब ने हमसे कहा है कि जमात इस्लामी के साथ कतई उनके साथ नहीं जाना चाहते। उसके बाद अचानक जब से हम अपॉइंट हुए तकरीबन 4 से 5 महीने हो गए, एक दफ़ा भी हमारी कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। उन्होंने हमें हकारत की तरह से देखा है। अगर आज वो MNA या MPs हैं तो हम भी अपनी UC के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, हमारे पास भी वोट का मैंडेट है, हमारी भी उतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और ये बात आप नहीं, पूरा मीडिया अगर इस वक्त जो हमें देख रहा है वो सुन लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी हमारी मुखालिफ जमात पहले भी थी और आज भी है वो। तो इन्होंने काफ़ी माइंड कर लिया है क्लियरली जो नज़र आ रहा है। अच्छा, हाफिज नईम जो हैं वो पीपल्स पार्टी पर ख़रीदो फरोख्त का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उनके ख्याल में पीटीआई के लोगों को वोट डालने से ज़बरदस्ती रोका जा रहा है। तो क्या एक चीज़ डिसाइड कर लें कि ख़रीदो फरोख्त हो रही है, यानी कि पीटीआई के लोग बिक रहे हैं उनके ख्याल में और कोई पीपल्स पार्टी उन्हें खरीद रही है, या फिर वो ज़बरदस्ती रोक? हमने आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे। हाफिज साहब का क्या कहना है? पॉसिबल ऑप्शन देख लें। हम ये समझते हैं कि वो लोग के जो इस वक्त लापता हैं, किसी खुफिया मुकाम पे रखे गए, अगर वो अपनी मर्जी से गए, इसका मतलब ये है कि खरीदो फरोख्त हुई है, वो भी इलेक्शन के ज़ाब्ते के खिलाफ है। और अगर अपनी मर्जी से नहीं गए तो ये तो जबर है, ये तो अगवा है, ये तो हुकूमत की तरफ से अगवा है जिसकी तो सख्त से सख्त सज़ा है, और ये तो पूरे इलेक्शन के अमल को रोंदने के मुतरादिफ है। इन दोनों सूरतों में हुकूमत कहाँ खड़ी है और इलेक्शन कमीशन कहाँ खड़ा है? सो ये इस वक्त सूरत हाल है। आवाम इस वक्त मसाइल में घिरे हैं, दलदल में फंसे हैं। आवाम का एक ही मुतालबा है कि मेयर की कुर्सी पर भाई जो भी बैठ जाए ज़रा काम कर लें, क्योंकि इस शहर के मसाइल ना काफ़ी अरसे से हल तलब हैं। रहनुमा MQM पाकिस्तान ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ख्वाजा साहब, किसी हद तक वाज़ेह हो गया कि कराची की मैशअप के लिए मुर्तज़ा वहाब साहब अब फ्रंट रनर हैं और अगर वो मेयर बने तो उन्हें हुकूमत की पूरी सपोर्ट भी होगी, एज़ इन सिंध हुकूमत की पूरी सपोर्ट भी होगी, इख्तियारात का कोई तनाव नहीं होगा। अब क्या आपको लगता है, बेहतर रहेंगे वही इस शहर के लिए या फिर वो भी डिलीवर नहीं कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं। बड़ा मेलाफाइड इल इंटेंशन तरीके से उन्होंने अपनी ये मेयरशिप हासिल की, और जिसमें MQM का बाइकआउट जिसकी सबसे बड़ी वजह है। और इसका एक बैकग्राउंड है। इसका बैकग्राउंड ये कि एक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को अपनी मर्जी के तहत काटा, उसकी अपनी मर्जी के तहत हल्का बंदियाँ की, 57 UCs जो बाद में एक्सेप्ट की वो बाद में इजाफा किया, अनयूनिफॉर्म 1 वोट 1 मैन 1 वोट की वायलेशन करने के बाद तो पीपल्स पार्टी ने इसको डिज़ाइन तरीके से ये लिया, ये कुछ जमहूरी तरीके से
मेयरशिप की अहल नहीं रही पीपल्स पार्टी। मुर्तज़ा वहाब एक बिल्कुल ही कॉन्कॉक्टेड फ्राइवलस और कॉन्स्पिरेसी के जरिए मेयर आ रहे हैं, और जाहिर है पीपल्स पार्टी का मेयर है तो वो इस निज़ाम के अंदर थोड़ी काम करेगा, वो तो चीफ मिनिस्टर की एक्सरसाइज करेगा पावर्स को। उसके अंदर डीसी भी आ जाएंगे, आप देखिएगा, उसके अंदर वाटर बोर्ड भी आ जाएगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी आ जाएगा, अगर वो करना चाहें तो। और मैं फिर ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर वो वाकईतन कराची के हक अदा करना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी का हक तो वो अदा करते रहें, कराची का अगर हक अदा करना चाहते हैं तो 6 माह में ये सारी पावर्स चीफ मिनिस्टर की कराची पे लगाएं, और कराची से जो सालाना 400 अरब रुपए टैक्सों की मद में लेते हैं उसमें से कम 200 अरब रुपए तो खर्च करें कराची पर। तो इस बात को तो अच्छी बात में भी लिया जा सकता है, क्योंकि उनके पास ये सब कुछ एक्सेस होगा तो अगर वो चाहें करना, जो कि हमने इन द पास देखा है कि मुर्तज़ा वहाब सही है, वो मतलब वो लगाते ज़रूर है, काम करते हैं, तो इट कैन वर्क इन कराचीज़ फेवर। हम तो ये चाहते हैं ना कराची वालों के लिए काम हो। अच्छा, आप ये बताएं कि अब जो भी मेयर आए इसके पास एक अपना प्लान होगा, लेकिन कराची में अगर ग्रास रूट लेवल की जो इंफॉर्मेशन MQM के पास है वो यकीनन किसी और के पास नहीं है, डेफिनेटली कहा जा सकता है। तो आपकी नज़र में सबसे पहले नए मेयर को किस मसले पर फोकस करना चाहिए? देखिए, मैंने आपसे फिर गुजारिश की कि इस मेयर को मैं MQM एक डेमोक्रेटिक मेयर तो तस्लीम ही नहीं करती। मैं आपको फिर बता चुका हूँ कि हम ये समझते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी के जरिए एक मेयर मुंतखब हुआ है, लेकिन अगर वो मुंतखब हो भी गए और 10% वोट ले भी लिए तो बुनियादी तौर पर उनको ये चाहिए कि वो इस शहर से जो पैसा करप्शन की नज़र हो रहा है ना, उसकी हिफाजत करें। जो पैसा KMC का है, जो पैसा DMC का है, वो उसकी हिफाजत करें। और वो जो अरबों रुपए इस शहर से उठाए जा रहे हैं, तो मेरी पहली तरजीह एज ए शहरी, मैं एज MQM बात नहीं कर रहा, एज ए शहरी मैं ये कहूँगा, एज ए MQM मैंने आपको अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ दे दिया, लेकिन एज ए शहरी मैं यही कहूँगा कि वो अपने इन तमाम कराची में जो करप्शन है, जो पानी की करप्शन है, जो कचरे पे करप्शन है, जो तामीरात पे करप्शन है, बिल्डिंग कंट्रोल पे करप्शन है, इस करप्शन को रोक के कराची का हक कराची को वापस दिलाएं। अच्छा, आपने कहा करप्शन, जो कचरे की, जो पानी की, उस पे पैसे पे ज़रा कंट्रोल करें जो ज़ाया हो रहा है, जो करप्शन की नज़र हो रहा है। अब ये बता दीजिए ख्वाजा साहब लास्टली के मेयरशिप का चने तनाज़ा ख़त्म होने के बाद एक दफ़ा फिर आम इंतखाबात वाली सियासत दोबारा शुरू होगी। मरकज़ी मुकाबला लेट्स सी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का अब तक तो है कि ऐसा ही होगा। मुत्तहिदा की पोजीशन क्या होगी आने वाले इंतखाबात में, या अभी सोचना बाकी है? देखिए, मुत्तहिदा तो इस वक्त हालत मजबूरी में, पहले ज़ाहिर इमरान खान साहब को एक उम्मीद की नज़र से देखा था, 3.5 साल बाद वो उम्मीदें हमारे समेत पूरे पाकिस्तान की टूट गई, बल्कि टूट क्या गई, वो तो किरची किरची रेजा रेजा हो गई। तो उसके बाद एक जमहूरियत को बचाने के लिए बहालत मजबूरी एक दूसरा ऑप्शन ये था। तीसरा ऑप्शन ज़ाहिर है वो एक मार्शल लॉ का ऑप्शन था, जो एक आमिर का ऑप्शन था, उसमें MQM ने न किसी जमात ने जाना चाहिए था। तो अगर ये दोनों जमातें फिर लड़ती हैं तो देखें, फिर हम तो यही कहेंगे कि हमारे दरवाजे पे जो भी आए, वो हमारा एक ही बुनियादी नुक्ता है कि कराची में जो 140 एक इख्तियारात जो सुप्रीम कोर्ट में हमने जद्दोजहद करके फैसला लिया है, उसको आइन का हिस्सा बनाएं, लफाजी ना करें, आइन का हिस्सा बनाएं। हमें माली, इंतजामी, सियासी इस शहर को आप खुद मुख्तारी दे दें, फिर भले कोई भी मेयर आता रहे, MQM बिल्कुल सपोर्ट करेगी। चलिए जी, लेट्स सी क्या होता है, तब जब वक्त आएगा आप लोग क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन आपने ये ज़रूर दोहरा दिया आज के बहालत मजबूरी आपने पहले साथ दिया था इमरान खान साहब का, और दूसरी दफ़ा भी जो साथ दिया इन लोगों का जिनके साथ अब अभी हैं, वो भी बहालत मजबूरी ही दिया। बड़ी मजबूरियाँ हैं भाई दुनिया में, इसमें समझने वालों के लिए इशारे भी हैं। अच्छा, द गुड थिंग इज़ कि कुछ सालों में इवन वाइल वी आर डूइंग द शो, हमने देखा है कि लोगों में एक बड़ा नया ट्रेंड ये आ गया है कि वो सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ माइल हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, स्पोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं, फिटनेस की तरफ जा रहे हैं, मैराथन्स की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ सच अ प्लेजेंट चेंज बाय द वे। पहले हमें ये देखने में नहीं मिलता था। इंडीड, और अब हम उम्मीद कर सकते हैं हमारे मैराथन रनर्स, आपको पता है, पाकिस्तान से जाते हैं, इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान की तरफ से पार्टिसिपेट करते हैं। इनमें से एक नाम है असरार खटक, जो कई सालों से पाकिस्तान के टॉप मैराथन रनर हैं और इस बार भी नेशनल गेम्स में ये फाते रहे हैं, गोल्ड मेडल लिया है। पाकिस्तान इसरार जो हैं वो एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पाकिस्तान आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं। आर्मी ने, आपको पता है ना, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल इस मरतबा भी नेशनल गेम्स में। सबसे ज़्यादा सहूलियात और फ़रोग भी आर्मी जो है वो इनकरेज भी करते हैं। सो असरार हमारे साथ हैं। असरार, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप
कि दौड़ने का आगाज़ एक्चुअली कब हुआ? आपने कब ये आइडेंटिफाई किया कि हाँ मैं मैराथन रनर बनूंगा और इसमें अपने करियर को परसू आगे लेकर जाऊंगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो यह कि 2009 में मैंने आर्मी ज्वाइन की है, तो बहसीयत सोल्जर। तो 2009 से लेकर 2015 तक मैं शॉर्ट रनर था, 500 और 10,000 किलोमीटर। तो 2015 में मेरे कोचेज़ ने कहा कि आप मैराथन शुरू कर ले। मैराथन एक ऐसी गेम है कि मदर ऑफ द गेम, इसमें टूर्स भी लगते हैं और काफ़ी आर्मी को भी आप रिप्रेजेंट करोगे कई सालों तक, और आगे जो है ना पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करोगे। तो ये सफ़र 2009 से शुरू था, 2015 तक शॉर्ट रनर में, और 2015 से लेकर 2023 तक अल्हम्दुलिल्लाह ये मैराथन 42.195 किलोमीटर। तो 2015 में पहले नेशनल इस्लामाबाद में गोल्ड हुआ था 42 किलोमीटर का 2015 में। उसके बाद 2019 में एक नेशनल गेम्स हुई थी पेशावर में, जो मुझे इंजरी हुई थी। अच्छा। तो उसके बाद थोड़ी से थोड़ी से फिर मुझे इसमें थोड़े से एयर गेयर के जो है ना बातें थोड़ी सुननी पड़ती है कि ये इंजरी हो गई है, अभी गया ये। तो उसके बाद मैंने काफ़ी मेहनत शुरू किया, और इसमें मैराथन की कंपटीशन आसान है लेकिन इसकी ट्रेनिंग बहुत मुश्किल है। मैं पर वीक मैं 180 और 200 पर वीक मैं इसकी ट्रेनिंग करता हूँ। किलोमीटर भागते हैं पर वीक मैं 180 और 200 किलोमीटर में करता हूँ, ताकि एक प्रोफेशनल प्लेयर बनता है। और 2016 में मेरा एक टूर लगा था चाइना का, इंटरनेशनल मैराथन रेस, जिसमें मैं 4th लगा था, क्यूमिंग में हुई थी। तो वहाँ पे और यहाँ पे जब मैंने देखा तो हमारी ट्रेनिंग और फैसिलिटीज़ में थोड़ा सा डिफरेंट था। तो मैंने उसको फॉलो करने की, क्योंकि हम हर वीक 120-130 किलोमीटर, जब मैंने उनसे पूछा है, कीनिया, इथियोपिया, एक नाम जो अभी तक चल रहा है किप जोगी, जिसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है 42 किलोमीटर का। तो वहाँ से मैंने सीखा है कि इसमें क्या, हमें किस चीज़ की कमी है, टैलेंट हम में है क्या। तो फिर आपने सोचा कि 120 नहीं, अब तो 180 या 200 करना पड़ेगा हफ्ते की बुनियाद पर। 180 200। और दूसरी बात ये है कि मैराथन रेसर ये 30 साल के बाद शुरू होती है। आप यंगेस्ट 18 साल 22 साल ये आप शॉर्ट रनर बनते हो, और 30 साल के बाद आपको मैराथन पे उबूर हासिल होता है और आपकी ट्रेनिंग एज पूरी हो जाती है। अच्छा, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें हर चीज़, जितने हमने मैराथन रेसर से बात की है, बड़ा स्टेमिना चाहिए और बड़ी कैलकुलेशन चाहिए कि आप उसको किस तरह सस्टेन करें, क्योंकि ये छोटी रेस नहीं है कि जल्दी से भागे और जीत गए या हार गए, ये आप भागते रहेंगे। अच्छा, आप का ऑब्वियसली कंपटीशन है, तो और लोग भी, अब नेशनल गेम्स की बात हो रही है तो बाकी पाकिस्तानी भी आप लोगों के साथ होंगे। तो आपको लगता है कि अब बड़ा फ़रोग है, अब लोग समझ रहे हैं कि मैराथन रनिंग रेसिंग क्या होती है, और प्रॉपर एथलीट भी और आम शहरी भी कितना हिस्सा लेते हैं इसमें फिर? जी, इसमें अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2015 के बाद बड़ा लॉन्च हुआ है, जिस तरह न्यूज़ वगैरह जो भी आते रहे। तो उसमें यह है कि मैराथन रेस अभी आप मतलब किसी देहाती इलाके में वगैरह, अभी तो हर शहर में पता चला है मैराथन रेस क्या होती है। पहले हम किसी को बताते थे 42 किलोमीटर हम भागते हैं, प्रोफेशनल प्लेयर है, तो हंसते थे कि 42 किलोमीटर बंदा भाग सकता है, ये नामुमकिन है, ये तो कोई गाड़ी ही जा सकती है। तो अभी ये है कि मुख्तलिफ़ शहरों में, ये जिस तरह लाहौर हो गया, जिस तरह कराची हो गई है, इसमें काफ़ी कंपटीशन हम खेले और काफ़ी लोगों को पता चला है। और ये मैराथन रेस एक ऐसी रेस है कि ये रेगुलर ट्रेनिंग से होती है, 365 दिन ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और ताकि आप एक मैराथन प्रोफेशनल रेसर बन सकते हो। और जिस तरह मैं आर्मी को अल्हम्दुलिल्लाह रिप्रेजेंट करता हूँ, कई सालों से गोल्ड मेडल ले रहा हूँ, और आगे मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान को भी गोल्ड मेडल दूँ, एशियन गेम हो, सेफ गेम हो, आगे ओलंपिक मेरी ख्वाहिश है कि मैं क्वालीफाई राउंड खेलूँ और ओलंपिक में मैं हिस्सा लूँ और पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट करूँ। इंशाअल्लाह जी, आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। आपकी मेहनत तो है ही, हम आपको यहाँ सपोर्ट करेंगे और आपके वालिदैन और आपके दोस्त आपके लिए दुआ करेंगे। सो कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। असरार कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बताइए।
जी, तो ये जिस तरह आपने कहा कि थोड़े से हमें ये फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, जिस तरह आपने कहा हम अप्रिशिएट करेंगे या कोई ऐसे स्पॉन्सर मिले, क्योंकि ये इंडिविजुअल गेम है, क्रिकेट वॉलीबॉल तो है नहीं, इंडिविजुअल है, इसमें काफ़ी चीज़ आती है, मेहनत तो हम करते हैं लेकिन फैसिलिटीज़ इसमें हमें कम मिलती है। सो अभी आपका बेस्ट टाइम क्या है? कितनी देर में आपने 42 किलोमीटर का सफ़र तय किया और कहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं? जी, मेरा बेस्ट टाइम है 2 hours 20 minutes, जो पिछले 3 महीने पहले मैंने इंटर सर्विस का रिकॉर्ड किया, 27 साल रिकॉर्ड मैंने तोड़ा है जो इंटर सर्विसेज हमारी होती है। 2 घंटे 20 मिनट मेरा बेस्ट टाइम है, क्योंकि ओलंपिक का क्वालिफाई राउंड है 2:10 2:12, और मेरी ख्वाहिश है कि मैंने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है, तो दूसरा रिकॉर्ड पाकिस्तान का है 2:14। तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि उसको मैं ब्रेक करके मैं ओलंपिक की जो है ना मेरी ख्वाहिश है, लेकिन उसके लिए कि फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, बाहर के कोई 3-4 जिस तरह बाकी ममालिक करते हैं अपने प्लेयर को 3-4 महीने के लिए अच्छे रनर जो होते हैं केनिया इथियोपिया जो भी मतलब है उधर ट्रेनिंग टूर पे भेजते हैं, या पाकिस्तान में कोई थोड़ी सी फैसिलिटीज़ मिले ताकि हम थोड़ा पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोच को बुला लें, ताकि मतलब 2:20 यू हैव अचीव्ड एंड 2 घंटे और 14 मिनट और 12 मिनट में आप जाना चाहते हैं। दिस इज़ वेरी डूएबल कंसीडरिंग यू आर सो टैलेंटेड है और आप इतने फोकस्ड हैं और कितने अरसे से आप लगे हुए हैं, एंड 2:20 इज गुड टू। इसरार, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस और बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह हम आपकी प्रोग्रेस भी फॉलो करेंगे। अच्छा भाई, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जरा क्यों भाई है कि मैराथन की बात करनी थी, लोग इसको सीरियसली मतलब अभी भी कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी भागे चले जा रहे हैं ना, व्हाट्स द बिग डील? दिस इज अ वेरी बिग डील। जरा देखें 42.1 किलोमीटर एक मैराथन का एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस होता है, इसमें अपने आप को सस्टेन करना, उन कंडीशंस में करना, ऊपर नीचे जो भी आपको टेरेन मिल रही है, एंड टू कम फर्स्ट। आप पता है क्या, इस लेवल के बाद ना टेक्निक मैटर्स, सो अगर प्रॉपर ट्रेनिंग मिले तो ये लोग बड़ा आगे जा सकते हैं, ऑलरेडी आगे ही हैं। भाई कराची में बारिश सिर्फ मोबाइल फ़ोन पर, ये नहीं है कि हमको चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हो, लेकिन फिर भी सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पे ही नज़र आ रही है, अदरवाइज़ तो बाहर ऐसी कोई सूरत हाल है नहीं। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, आजकल बहुत मसरूफ़ हैं, नज़र रखे हुए हैं साइक्लोन की सूरत हाल पर। सरदार साहब उसी से शुरू कर लेते हैं, बताइएगा ये कब ज़मीन से टकराएगा, और पाकिस्तान का यही अब तक बताया गया है कि केटी बंदर और अतराफ़ के इलाके इससे मुतासर होने का खदशा है। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल यही इम्कान है जी कि इसका रुख जो है अब चेंज होकर उधर शुमाल मशरक़ की जानिब हो जाएगा, तो ज़ाहिर है फिर शुमाल मशरक़ की जानिब आगे बढ़ता हुआ जाएगा, तो केटी बंदर और इंडियन गुजरात का जो इलाका है वहाँ पर ज़्यादा अपना असर दिखाएगा या वहाँ पर इम्पेक्ट होगा। अभी तक तो इसका ट्रैक जो है वो शुमाल मगरिब रहा है, लेकिन अब किसी वक्त आज इम्कान है दोपहर में फिर ये नॉर्थ ईस्ट ड्रिफ्ट हो जाएगा। ये भी सिर्फ इम्कान है अभी, या हतमी अब हम इसे कह सकते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है? नहीं, ये तो वैसे तो मौसमियात की ज़बान में इम्कान ही कहा जाता है ना, लेकिन ये अब तकरीबन तय है, हतमी है, 95% कंसेंसस है। जी अब इसका रूट यही होगा, इसलिए कि जो कब टकराएगा, टाइम लाइन क्या होगी इसकी? आज 14 है, तकरीबन 11 बजने वाले हैं। कल 15 तारीख को टाइम इसका ना दोपहर से शाम हो सकता है, वेरी करता है, मुख्तलिफ मॉडल्स, कोई दोपहर करवा रहा है, कोई शाम करवा रहा है, इस तरह से है, तो दोपहर से शाम तक किसी वक्त कल 15 तो जब टकराता है। ये हाँ सरदार साहब ये भी बताएं कि अब ये टकराएगा तो बारिश का क्या सिलसिला है, क्योंकि इफेक्ट तो इर्द गिर्द के इलाकों में भी होगा, और वही वाली बात है अगर हम अपने फ़ोन ऐप्स में देखें तो बारिश हो रही है, वैसे नहीं हो रही, तो क्या आपकी फोरकास्ट क्या कहती है? देखिए, चूंकि अभी भी फासला इसका ना 340 किलोमीटर कराची के साउथ वेस्ट में है, और इसी तरह से ठट्टा से भी 350-55 किलोमीटर दूर है, तो जो कोर ऑफ द सिस्टम है ना वो तो उस जगह पर है, अभी भी खासी दूर है हमसे, तो ज़ाहिर है जैसे जैसे वो करीब आएगा या करीब से आपके गुजरेगा कराची के करीब से, तो फिर ज़्यादा इम्कान होगा। कराची में आज तो आइसोलेटेड सी हो सकती है, कोई ख़ास इम्कान नहीं, लेकिन कल आफ्टरनून में और रात में फिर आज से बेहतर इम्कान होगा, परसों उससे बेहतर होगा, कहीं पर मॉडरेट और किसी आइसोलेटेड जगह पर हैवी फॉल्स भी हो सकते हैं, लेकिन जिस जगह पर टकराएगा जाहिर है वहाँ तो बड़ी तेज़ मूसलाधार बारिश यानी 15, 16, 17 तीनों दिन रहेगी। तो ये बारिशों का सिस्टम अदरवाइज कराची को भी क्या 17 तक अफेक्ट करेगा? क्या मतलब फ्लाइट ऑपरेशन वगैरह भी मुतासर होने का खतरा है? ऐसी सूरत हाल भी बन सकती है?
कराची में 16 तक ज्यादा इम्कान है, 15 और 16 को ज्यादा ना, 14 आज तो इतना जैसे मैंने कहा कि आइसोलेटेड या जी कल और परसों ज्यादा इम्कान है कराची में, ज्यादा इम्कान बारिश होने का, मतलब ज्यादा बारिश नहीं होने का, ज्यादा इम्कान बारिश होने का कल और परसों। और इसी तरह से बाकी जो अजला है, चलें इसको भी क्लियर कर लेते हैं। इम्कान तो है, लेकिन कितनी बारिश एक्सपेक्ट करें? क्या बहुत ज़्यादा बारिश खुदा न खास्ता हो सकती है? क्योंकि आपको पता ही है उससे फिर और तरह के मसाइल पैदा होते हैं। हम खास इक्विप्ड भी नहीं है बारिश के लिए। जी बिल्कुल, देखिए वो डिपेंड करता है ना कि हमारे कितने करीब से, कराची के कितने करीब से गुजरता है, तो जो उसकी इन्फ्लुएंस में हवाओं की सर्कुलेशन होगी, यानी फैलाव इसका आप कहें या इसका रेडियस कहें, तो वो तो मतलब कम से कम 300-400 किलोमीटर पर फैला होता है। तो जाहिर है जो आउटर पेरिफेरी में आते हैं वहाँ पर कम होती है, जो उसकी मिडल या उसकी इनर पेरिफेरी के इर्द गिर्द एरियाज होंगे वहाँ पर ज़्यादा होगी। तो कराची में जनरली तो मॉडरेट बारिश ही है, बहुत ज़्यादा हैवी का इम्कान नहीं है किसी थोड़े वक्त के लिए, होपफुली मॉडरेट ही रहे, बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब। दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। यू हैव, आई एम श्योर यू मस्ट हैव अ बिजी डे एंड दैट इज इट फॉर टुडे फ्रॉम अस। बी केयरफुल गाइस, प्लीज समुद्र पे ना जाएं, बारिश और नो बारिश।